इंडियन ज्योग्राफी की अपनी सीरीज में मैंने संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल को, संपूर्ण भारत को मैंने भौतिक विभाजन किया था। उसका भारत का हमने भौतिक विभाजन किया था और हमने 4 विभाजन किए थे। उनमें से कौन कौन से थे? पहला था हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा था दक्षिण या प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा था दोनों के बीच का मैदान या समतल मैदान, और लास्ट था तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। मोटे मोटे तौर पर ये 4 विभाजन हमने देखे थे। इन चारों विभाजनों में से हमने हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया था। हिमालय के बारे में ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक के बारे में हमने अच्छे से डिटेल में अध्ययन हमने इसका कर लिया था। अब बचती है क्या? हिमालय जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है तो पूर्व की ओर जाने के पश्चात वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, और दक्षिण की ओर मुड़ने के पश्चात जो पहाड़ियां हमें नजर आती हैं उन्हें कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। और इन पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैंने अभी आपको पूर्वोत्तर की पहाड़ियां नहीं बताई है, मैं किसी अन्य वीडियो में, एक वीडियो में स्पेशल पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का बनाऊंगी। अभी हम चलते हैं सीधे, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, अब हम चलते हैं दक्षिण के पठार की ओर। ये मैंने जो डायग्राम बनाया है ये दक्षिण के पठार का है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तो पूरा भारत का एरिया है और ये कुछ जो स्थान है वो खाली स्थान छूटा क्यों है? तो इस खाली स्थान में पहाड़ नहीं है, ये है तटीय मैदान। इसकी भी अपनी एक अलग कहानी है, वो मैं आपको तटीय मैदानों को पढ़ाते हुए समझा दूंगी। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं दक्षिण का पठार। देखिए, जो दक्षिण का पठार है ये हिमालय से भी पुराना है, मतलब हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, परंतु दक्षिण का पठार हिमालय से भी पुराना है। बहुत अरबों वर्ष पहले जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध था, दक्षिणी गोलार्ध में आपको जितने कॉन्टिनेंट दिखते हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत का दक्षिणी भाग, ये सारे भूखंड जुड़े हुए थे और इसका नाम था गोंडवाना लैंड। प्लेट विवर्तन की घटना होती है और प्लेटें खिसकती हैं और भारत का यह भाग अफ्रीका से अलग होकर उत्तर पूर्व की ओर खिसकता चला जाता है। और तब से ही नहीं, आज भी जो हमारा दक्षिण का पठार है ये उत्तर पूर्व की ओर लगातार विस्थापित होता जा रहा है। ये देखिए, आपको यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ इसका भारत का जो उत्तर पूर्वी सिरा है वो ऐसा लग रहा है जैसे उधर से पकड़ के किसी ने खींच लिया हो, कोई खींच रहा हो उधर से पकड़ के। तो इसका मतलब क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक के कारण भारत का जो सिरा है, दक्षिण का पठार है, वो लगातार उत्तर पूर्व की ओर खिसकता जा रहा है। और यही कारण है कि हिमालयी क्षेत्र में, हिमालय में क्या यहाँ से खिसक रहा है, खिसकने से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये भाग जो है वो फैलता जा रहा है। और हिमालय में यहाँ पे क्या है, हिमालय है, हिमालय में आंतरिक क्या हो रहा है, विचलन हो रहा है। और इस आंतरिक विचलन के कारण हम देखते हैं कि अक्सर इस क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं, यही कारण है। इसके विपरीत दक्षिण के पठार में भूकंप आते हैं बट नाम मात्र के आते हैं, वैसे आते ही नहीं है। एक अपवाद है, ये भुज है यहाँ पे गुजरात में, और कोयना, ये सब एरिया जो है महाराष्ट्र का, ये अपवाद है जहाँ पर भूकंप आते हैं। मतलब ये भूकंप से रहित क्षेत्र है और ये भूकंप वाला प्रभावित क्षेत्र है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, दक्षिण का पठार। अब इसका नाम दक्षिण का पठार क्यों हुआ, ये तो सोचने वाली बात है। यहाँ पे हमें कुछ दिखता नहीं है, कोई पहाड़ नहीं दिखता, इतना छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं, लेकिन ये पूरा दक्षिण का पठार नाम क्यों दे दिया गया है? इसका रीजन है, ध्यान से समझिएगा, ये है हिमालयी क्षेत्र, मतलब पूरे भारत का
सबसे ऊंचा क्षेत्र है हिमालयी क्षेत्र। हिमालय से दक्षिण की ओर आने पर हमें यहाँ पर मैदान मिलता है, मैदान जहाँ पर दिल्ली, गाजियाबाद, इलाहाबाद, बनारस आदि क्षेत्र बसे हुए हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे मैदान मिलता है और मैदान से जैसे ही हम दक्षिण की ओर एंट्री करते हैं तो ये जो दक्षिणी भाग है भारत का वह थोड़ा उठा हुआ है। पर्वत से छोटा भाग क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। ये कौन सा क्षेत्र हुआ? पर्वतीय क्षेत्र है। ये है इसके नीचे वाला क्षेत्र मैदानी क्षेत्र, और मैदान के नीचे एक थोड़ा उठा हुआ पूरा क्षेत्र है, ये है पठारी क्षेत्र। इस कारण हम इसे दक्षिण का पठार कहते हैं। समझ में आ गया होगा? अब दक्षिण के पठार में भी, दक्षिण के पठार के ऊपर भी पठार और पहाड़ियां अवस्थित है। हालांकि यहाँ पर जो पहाड़ियां अवस्थित है उनकी ऊंचाई हिमालय पर स्थित पहाड़ियों से बहुत ज्यादा कम है। मतलब वही लगभग 600 मीटर की रेंज वाली सारी यहाँ पर पहाड़ियां हैं, और यहाँ पर तो 8000 से भी ऊपर की पहाड़ियां पाई जाती हैं हिमालयी क्षेत्र में। फिर हम आगे देखते हैं, ये जो आपको ब्लैक दिख रहा होगा, ये जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया मैंने इंडिकेट किया है पठार के लिए। जो रेड कलर का एरिया आपको दिख रहा है, ये मैंने इंडिकेट किया है पहाड़ियों के लिए। अब हम देख लेते हैं कि पहले इस वीडियो में मैं केवल अभी आपको एक इंट्रो दे रही हूँ, आपके माइंड में एक मैप तैयार हो जाए तब आपको ये समझ में आएगा। देखिए, रटिएगा मत, रटने से आप ये तो पढ़ लोगे कि विंध्याचल पहाड़ियां कहाँ है, नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ है, ये तो आप रट लोगे, लेकिन एक समय के बाद वो आपको भूल जाएगा। लेकिन जब आप मैप के तौर पे अच्छे से उसे अपने माइंड पे फिट कर लोगे तो आपको ये चीजें कभी नहीं भूलेंगी। अब हम देखते हैं, ये पहले मैं एक इंट्रो के रूप में कर देती हूँ। ये है नॉर्थ, मानते हैं ये है नॉर्थ। नॉर्थ मतलब ये पोर्शन, ये, और ये है साउथ। साउथ मतलब ये पोर्शन। हमने भारत को ऐसे कर दिया है, ठीक है। नॉर्थ से हम चलते हैं तो सबसे पहले हम पाते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय से छोटा लघु हिमालय, लघु हिमालय से छोटा शिवालिक श्रेणी, और शिवालिक श्रेणी से जैसे ही हम दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसी स्थलाकृति प्राप्त होती है, और इस स्थलाकृति के आगे फिर हमें पठारी भूभाग प्राप्त होने लग जाता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मतलब मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि आज जहां पर हिमालय है वहां पर पहले एक टेथिस सागर या टेथिस भूसन्नति हुआ करती थी। ये वही क्षेत्र था, ये वही स्थलाकृति थी जहां पर टेथिस भूसन्नति हुआ करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भाग अत्यंत गहरा सा प्रतीत हो रहा है, ये गहरा हो रहा है, तो यहाँ पर मैदान या पहाड़ या पहाड़ी पठार कैसे उत्पन्न हो गया? तो आपको बता दूं, मैं क्या बोली आपसे कि आप भारत को ऐसे पलटा दो, ये नॉर्थ वाला एरिया ये ऊपर हो जाएगा, ये साउथ वाला एरिया ये यूं हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम हिमालय से बढ़ते हैं, हिमालय से बढ़ते तो हम कहाँ पर आते हैं? मैदान की ओर आते हैं। ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ये था मैदानी क्षेत्र। अब यहाँ पे स्थलाकृति कुछ गहरी सी दिख रही है। अब ये गहरी सी जो स्थलाकृति है ये आखिर मैदान के रूप में कैसे परिवर्तित हुई, ये मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कई वर्षों पूर्व हिमालय से कई सारी नदियां बहा करती थी, अभी भी बहती है, परंतु पहले से बहुत कम नदियां हो गई हैं। अब पहले यहाँ से हिमालय क्षेत्र से बहुत सारी नदियां बहा करती थी। ये नदियां बहकर दक्षिण की ओर आती थी, और जब नदियां बहती हैं पहाड़ों से जब होकर आती हैं तो पहाड़ों के जरिए अपने साथ बहुत सारे कंकड़, पत्थर, मिट्टी और बालू लेकर आती हैं। ये नदियां भी अपने साथ मिट्टी और बालू बहाकर ले आती थी। ये मिट्टी और बालू ला करके और इस स्थलाकृति में जमा करती गई, ये ऐसे जमा करती गई, और एक समय ऐसा आया कि ये जो स्थलाकृति थी यह एक मैदान के रूप में परिवर्तित हो गई। आया समझ में?
नदियों ने क्या किया, पहाड़ों से काटकर मिट्टी और बालू ले आई और इस स्थलाकृति में भरती गई और धीरे धीरे क्या हुआ, यह स्थलाकृति मैदान के रूप में परिवर्तित हो गया। यही मैदान जो आज उत्तर का विशाल मैदान के रूप में जाना जाता है, जहां पर बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा जैसे बड़े शहर बसे हुए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, मिट्टी और बालू काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, यदि हम यहाँ पर गड्ढा करेंगे या कुआं खोदेंगे इस क्षेत्र में, तो हमें क्या होगा, कुछ ही नीचे जाने पर, कुछ किलोमीटर नीचे जाने पर हमें जल प्राप्त होने लगेगा। कैसे जल प्राप्त होने लगेगा, वही रीजन है, नदियां आती थी, मिट्टी और बालू अपने साथ लेकर आती थी, वर्षा और नदियों के जल से, नदियों का जल क्या हुआ, इन मिट्टी और बालू से रिस कर यहाँ पर जमा हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इलाहाबाद बनारस का जो एरिया है, ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, यहाँ पर कुएं या ट्यूबवेल करने से हमें बहुत आसानी से जल मिल जाता है। परंतु एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब हम अगर खुदाई करते जाएंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर हमें ये स्थलाकृति प्राप्त होगी, मतलब ये जो चट्टाने हैं ये मिल जाएंगी। यहाँ की चट्टाने आखिर कहीं ना कहीं तो मिली होंगी, यहाँ की चट्टाने और यहाँ की चट्टाने कहीं ना कहीं तो मिली होंगी। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जहां पर ये चट्टाने मिल जाएंगी और उसके नीचे फिर हमें गहराई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मैदान कैसे बना, इस कारण से बना ये मैदान। ठीक है, फिर उसके बाद हमें दक्षिण के पठार में, जब हम दक्षिण की ओर आते हैं मैदान से, तो हमें कुएं खोदने में बहुत कठिनाई होती है। क्यों कठिनाई होती है, बस यही रीजन है इसका। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एक पठारी क्षेत्र है। ये आगे समझ में। अब हम बात करते हैं दक्षिण के पठार की। दक्षिण का पठार प्राचीन भाग के गोंडवाना लैंड का भाग है, मतलब गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है जिसका निरंतर उत्तर पूर्व की ओर विचलन जारी है। ये याद रखेंगे। दक्षिण के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत श्रेणी है। ये मैंने बताया, जो रेड कलर से आपको दिखेगा, लाल कलर से जो दिखेगा वो पर्वत श्रेणी है। तो दक्षिण के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत है, उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल की पहाड़ियां हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये छोटा नागपुर का पठार है और छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्वी सिरे से राजमहल की पहाड़ियां निकलती हैं। ये जो आपको दिख रही है राजमहल की पहाड़ियां, मतलब दक्षिण के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत, दक्षिण के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल की पहाड़ियां हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात से लेकर, अरावली पर्वत श्रेणी का उद्गम कहां से होता है, ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक, यहाँ पर दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, दिल्ली तक लगभग 1100 किलोमीटर तक विस्तृत है। राजस्थान पूरा होते हुए 1100 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसके बारे में डिटेल से अध्ययन अलग अलग बना के अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत इसके रूप में करेंगे। अभी हम मोटे मोटे तौर पर समझ लेते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज और, दक्षिण के पठार का जो उत्तरी सिरा है, दक्षिण के पठार का जो उत्तरी सिरा है, इसका ढाल उत्तर की ओर है। दक्षिण के पठार का जो उत्तरी सिरा है, इसका ढाल उत्तर की ओर है। और दक्षिण के पठार का जो दक्षिणी सिरा है, मतलब ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इससे दक्षिण का जो भाग है, इसका ढाल पूर्व की ओर हो जाता है। यही कारण है कि दक्षिण के पठार के उत्तरी क्षेत्र में बहने वाली नदियां उत्तर की ओर बह जाती हैं और दक्षिण के पठार के दक्षिण क्षेत्र की ओर बहने वाली नदियां पूर्व की ओर बह जाती हैं, क्योंकि जहां पे ढाल होगा नदियों का जल उसी दिशा में प्रवाहित होगा। यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर क्या है, अरब सागर है। ओके, तो मतलब क्या समझे, जैसे एग्जांपल दे रही हूं, मालवा से कई सारी नदी निकलती हैं, चंबल, छिप्रा, यहाँ से
मध्य प्रदेश, यहाँ पे मध्य प्रदेश का रीजन है और मध्य प्रदेश से कई सारी नदियां निकलती हैं। तो सोन, ये सारी नदियां निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं और चंबल जैसी नदियां जाके यमुना में मिल जाती हैं और सोन जैसी नदियां जाकर गंगा में मिल जाती हैं। अगर पूर्वी ढाल होता या पश्चिमी ढाल होता तो नदियां इधर उधर भी जा सकती थी, लेकिन इसके उत्तर की ओर ढाल उत्तर की ओर है, इसलिए नदियां जाकर यहाँ पर मिल जाती हैं। दक्षिण की ओर अगर बात करें तो आप ये देखते होंगे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि जैसी सभी नदियां पश्चिम की ओर से बहकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, ये है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी के ठीक पश्चिम में है मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है वो काली मिट्टी का भंडार कहा जाता है, अन्न का भंडार कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था फाहियान, उसने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु का दर्जा दिया था। ये हमेशा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, फिर मालवा के हम दक्षिण में आते हैं तो ये है जो आपको ये दिख रही है, ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी आगे जाकर कैमूर और भांडेर पर्वत श्रेणियों में बट जाती है। ठीक है, फिर हम इसके दक्षिण में आएंगे तो इसके दक्षिण में है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के ही दक्षिण की नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में 3 प्रकार की श्रेणियां पाई जाती, 3 प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। पर्वत हैं, ये है ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां, मैं अलग से बताऊंगी, इसको आप लिखेंगे नहीं, केवल अभी समझें। ये है ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां, ये है महादेव की पहाड़ियां और ये है मैकाल की पहाड़ियां। ठीक है, जो सतपुड़ा श्रेणी का जो मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत से 2 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। मैकाल पर्वत से एक नदी निकलती है नर्मदा और दूसरी निकलती है सोन। नर्मदा नदी निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित हो जाती है, ये नर्मदा है और ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हो जाती है ये, और सोन नदी मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलकर भांडेर और कैमूर पहाड़ियों से होकर गुजरते हुए पटना के दीनापुर नामक गांव में गंगा से मिल जाती है। गंगा नदी की उद्गम स्थल ये गोमुख हिमानी, ये इधर से निकलती है यमुना और ये यहाँ पर इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है और मिलने के बाद गंगा के रूप में आगे बढ़ती है। तब पटना के दीनापुर नामक ग्राम में सोन नदी से मिल जाती है, ये है सोन नदी। और फिर गंगा आगे जाकर फिर नदियों वाले चैप्टर में अच्छे से आप पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये हो गया, मतलब नर्मदा कहाँ से निकली, मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलकर और ये पश्चिम की ओर बह जाती है। और यहाँ पर खंभात की खाड़ी, मैंने बताया था जो गुजरात का ये वाला आपको रीजन दिखेगा, ये थोड़ा कटा हुआ सा भाग दिखेगा, इसे कहते हैं खंभात की खाड़ी। ये तो नर्मदा यहाँ पर आकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके साथ ही महादेव पर्वत आपको दिख रहा है, ये जो महादेव पर्वत है, यहाँ से बैतूल है, एक जिला है मध्य प्रदेश का, बैतूल के मुलतई नामक गांव से ताप्ती नदी निकलती है और ये ताप्ती भी पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये दोनों नदियां ऐसी, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ये हमेशा आता है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, दूसरा तापी नदी, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए। फिर ये पूछता है कि ऐसी कौन सी 2 नदियां हैं जिनके बीच सतपुड़ा पर्वत श्रेणी अवस्थित है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछता है ऐसी कौन सी 2 दक्षिण के पठार की ऐसी कौन सी 2 नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर ना बहकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी 2 नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए डेल्टा का निर्माण ना कर एस्चुरी का निर्माण करती है। डेल्टा और एस्चुरी मैं आपको नदियों वाले चैप्टर में अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, तो क्या हुआ,
ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए डेल्टा का निर्माण ना कर एस्चुरी का निर्माण करती हैं और खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भ्रंश घाटी में बहती है, मतलब इन दो नदियों के बीच कौन सा पर्वत श्रेणी है? कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी है। ये आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। फिर आपको ये जो छोटा नागपुर का पठार दिख रहा है, इसे तो भारत का रूर कहा जाता है, मतलब सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन जो होता है, कोयला, लोहा, अभ्रक, ये सब चीजें छोटा नागपुर के पठार में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस कारण इसे भारत का रूर कहते हैं। और उत्तर पूर्व की ओर इससे राजमहल की पहाड़ियां निकली हुई हैं। राजमहल की पहाड़ियों के बाद मैंने आपको किसी वीडियो में बताया होगा, हिमालय की वीडियो में मैंने आपको बताया होगा कि यहाँ पर मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, खासी और जयंतिया। ये जो तीनों पहाड़ियां हैं, हिमालय जब दक्षिण की ओर मुड़ता है तो लैमाटोर, मिजो पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, ये सारी पहाड़ियां तो हिमालय का ही हिस्सा है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो गारो, खासी और जयंतिया है पहाड़ियां मेघालय में स्थित है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये दक्षिण के पठार का ही भाग है। कैसे? ये जो आपको राजमहल की पहाड़ियां दिख रही हैं, ये राजमहल की पहाड़ियां और गारो, खासी, जयंती पहाड़ियां पहले एक ही थी, मतलब ये पूरा ये जुड़ा हुआ था। ये पूरी पहाड़ियां एक ही थी। समय के साथ साथ क्या होता है कि ये जो इसके बीच का क्षेत्र है ये अवतलित हो गया, इसके बीच का क्षेत्र जो है अवतलित हो गया, और अवतलित होने के बाद गंगा नदी, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और नदियों का काम ही है अपने साथ पत्थर, कंकड़, मिट्टी आदि को बहा कर लेकर आना। यहाँ इधर से गंगा नदी आई और अपने साथ कई सारे मलबे बहा कर ले आई, और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और वो भी अपने साथ कई सारे अवशिष्ट पदार्थों को बहा कर ले आती है। और इन पदार्थों ने क्या किया, इस वाले क्षेत्र को पाट दिया और एक समतल मैदान के रूप में विस्तृत कर दिया, जहां पर आज बांग्लादेश और अपने भारत के कुछ राज्य भी अवस्थित है। ये जो गैप बन गया है, इस गैप को कहते हैं, ये क्या है, गारो पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतिया, लेकिन ये इनको इकट्ठे तौर पे अगर बोले तो गारो पहाड़ियां, और ये क्या है, राजमहल पहाड़ियां। तो इसे क्या बोलता, इस गैप को क्या बोलते हैं, गारो राजमहल गैप या राजमहल गारो गैप। सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया, राजमहल गारो गैप। गारो गैप, या इस गैप को एक और नाम से पुकारा जाता है, या इसे कहते हैं मालदा गैप। मालदा गैप, ठीक है। क्या नाम है, राजमहल गारो गैप या मालदा गैप, ये याद रखेंगे आप। फिर हम इसके नीचे आते हैं, तो ये आपको ये जो पठार दिख रहा है, ये पठार है जो ब्लैक से लिखे हुए हैं, ये सारे पठार है। ये है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार मैं अलग से बताऊंगी आपको। फिर हम नीचे आते हैं, ये है ताप्ती नदी का मुहाना। ये आपको दिख रहा है, ये है ताप्ती नदी का मुहाना। ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कार्डामम पहाड़ियों तक पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। ये कौन सी पहाड़ियां हैं, कार्डामम पहाड़ियां। कार्डामम पहाड़ियां या इलायची की पहाड़ियां भी इसे बोलते हैं। इलायची की पैदावार यहाँ पर बहुत होती है, इस कारण इसे हम इलायची की पहाड़ियां भी बोलते हैं। तो तापी नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कार्डामम पहाड़ियों तक पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। अब आप देख रहे होंगे पश्चिमी घाट पर्वत एकदम सीधा दिख रहा है, और ये जो पूर्वी घाट पर, ये पूर्वी घाट पर्वत है। जो ये पूर्वी घाट पर्वत है, ये अत्यंत ही कटा फटा सा प्रतीत हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि सतपुड़ा से जो दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां होती हैं, इनका ढाल, इस क्षेत्र का ही ढाल पूर्व की ओर है, जिसके कारण यहाँ पर बहने वाली नदियां पश्चिम से उद्गम होकर, इनका उद्गम तो पश्चिम से होता है, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, पश्चिम से यहाँ पे इनका उद्गम हो रहा है, तो इसके सबसे पास में क्या है, बंगाल की खाड़ी है या अरब सागर है।
बंगाल की खाड़ी है या अरब सागर? अरब सागर है इनके पास में, तो इन्हें अरब सागर में जाकर गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इतनी लंबी दूरी तय करते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इधर का ढाल कहाँ है? पूर्व की ओर है। और जब ये नदियां यहाँ से निकलते हुए पूर्व की ओर जाती हैं तो इन पठारों को काट देती हैं। इसलिए जो पूर्वी घाट का पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत है, ये अत्यंत ही कटा फटा सा प्रतीत होता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत जहां पर मिलते हैं, इस घाट को कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। मैं डिटेल से इसे आपको बता दूंगी। फिर तमिलनाडु के नीचे, नीलगिरी के नीचे अनामलाई की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां, कार्डामम की पहाड़ियां। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में मैं आपको अलग से अरावली पर्वत, मालवा, विंध्याचल के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल बता दूंगी। लेकिन अभी आपको मोटा मोटा जो है एक सिनॉप्सिस और एक मैप तैयार हो गया होगा आपके माइंड में, ठीक है। और अगली बार से जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि अरावली पर्वत किधर स्थित है, ठीक है, विंध्याचल कहाँ है, या फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है। तो अगली वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।